तो गाइस कैसे आप सब लोग व्हाइट जेट के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जो होते हैं वो बेखा से कह रहे होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्गर बना दूंगा कि तुम अपनी तलवार के साथ आसमान और चांद को भी दो टुकड़ों में काट सकते हो। तुम यहाँ पर लोगों को काटने की बात कर रहे हो और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि अब जल्दी से हील हो जाओ ताकि तुम्हें यहाँ पर और स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके। तो अब नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है जब सीओ उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आती है। तो हमारा बेखा जो होता है उठकर खड़ा होता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी होती है। उस पिल को ऑब्जर्व करने के बाद अब उसकी बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी आ चुकी है और इंटरनल एनर्जी के साथ वो अपनी बॉडी को खुद से हील कर सकता है और रातों रात उसकी बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है। माँ बेखा कहता है कि तुम फाइनली यहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए आई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है क्योंकि आज मैं पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो सीओ कहते हैं कि ये क्या, एक ही रात में इसके सारे के सारे जख्म पूरी तरह से हील कैसे हो गए। तुम्हारा बेखा जो होता है वहां पर उनके पास आता है। तो उसी के साथ ही एमजोंग उसे कहती है कि यंग मास्टर क्या तुम वाकई में ठीक हो। तो वो उसके सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं हो, ना ही तुम्हें अब यहाँ पर मेरे बारे में और ज्यादा परेशान होने की जरूरत है क्योंकि अब मेरी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी चोट नहीं आने वाली। मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा बेहतर शेप में। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दिनों तक मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने के लिए। तो एमजोंग अगर तुम चाहो तो आज तुम घर जल्दी वापस जा सकती हो क्योंकि तुम्हें आज यहाँ पर मेरा ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा बेखा वहां पर उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। तो सीओ साइड के ऊपर खड़ी होती है और कहती है कि देखो तो जरा इसे इस हालत में देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे यहाँ पर इस बात की खुशी है कि ये बिल्कुल ठीक हो गया और अब यहाँ पर दोबारा इतनी जल्दी जख्मी भी नहीं होने वाला क्योंकि इसकी बॉडी मुझे पहले से काफी ज्यादा बेहतर लग रही है। तो वो एमजोंग से कहता है कि एमजोंग क्या हम दोनों चले ग्रोसरी करने के लिए, चलो दोनों शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। तो एमजोंग उसे कहते हैं नहीं यंग मिस तुम अकेले चले जाओ। और साथ ही वहां पर वो शर्मा रही होती है और उसे कहती है कि मुझे यंग मास्टर के लिए डिनर तैयार करना है, मुझे उसकी पसंद की डिशेज बनानी है, इसलिए तुम जाओ जाकर ग्रोसरी कर लो। और साथ ही वो शर्मिंदा होकर शर्माते वहां पर से भागते हुए रूम के अंदर चली जाती है। तो हमारी सीओ जो होती है वो देखने के बाद काफी हैरान होती है और कहती है कि लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, यानी कि सिर्फ यहाँ पर हमारी एमजोंग जो है वो बेखा को पसंद करने लगी है। जबकि इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से सेकंड हैंड मैनर का दिखाया जाता है जहां पर एल्डर जो होते हैं अपने पेशेंट्स को चेक कर रहे होते हैं। वो एक लड़की की पल्स को चेक करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम लोगों को बहुत ज्यादा बधाई हो। तो इसी के साथ ही वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाकई में एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब कुछ आपकी मेडिसिन की वजह से पॉसिबल हो पाया, वरना हम लोग तो कितने अरसे से ट्राई कर रहे थे, 20 साल हो गए हैं, हमारे घर में कोई औलाद नहीं है। वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो एल्डर उनसे कहता है कि जरा ध्यान रखना क्योंकि अब तुम्हारी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर इस बच्चे का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा जब तक ये बच्चा पैदा नहीं होता। वो दोनों वहां पर उसे उन्हें बाय बोलकर चले जाते हैं और साथ ही वहां पर ग्रैंडफादर सोच रहे होते हैं देखो तो जरा इस उम्र में भी यहाँ पर लोगों के बच्चे हो सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी जो सीओ होती है अंदर आ जाती है और आकर ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा आप यहाँ पर कौन सी सोच में डूबे हुए हैं, आप क्या सोच रहे हैं। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि सीओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कहाँ पर भेजा था और तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रही हो। तो सीओ उनसे कहते हैं ग्रैंडफादर मैं कहाँ पर जाऊंगी, ये मेरा भी तो घर है और मैं आपके क्लिनिक में नहीं आ सकती क्या। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि नहीं मैंने तुम्हें कहा था कि जाकर उस यंग मास्टर का ख्याल रखना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इस वक्त तुम्हें उसके पास होना चाहिए था। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि ग्रैंडफादर मुझे लगता है कि आप यहाँ पर जो कुछ भी सोच रहे हैं मुझे भी समझ आ रही है आप क्या सोच रहे हैं, और वैसे भी अब उस लड़के को और ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन रातों रात उस लड़के की बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है और अब उसका ऑरा काफी ज्यादा अलग हो चुका है, यानी कि अब उसे चोट लगती भी है तो उसी वक्त वो ठीक हो जाती है। तो ग्रैंडफादर ये बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, लगता है कि मैंने अपने ही पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि मास्टर चोयल जो होते हैं वो हमारे बेखा के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, यानी उसे सिखा रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के रात की एनर्जी वाली पिल को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी बॉडी पहले से बेहतर शेप में, अब यहाँ पर तुम बड़ी तेजी के साथ हील कर जाते हो और मुझे लगता है कि तुम्हें चोट भी नहीं लगती। मैं इतनी बार तुम्हें पीट चुका हूँ लेकिन इसके बावजूद तुम्हें एक हल्की सी चोट भी नहीं आई। इसका मतलब यह है कि अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पर अपनी अगली टेक्निक्स के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें पैचून फिस्ट आर्ट को कंप्लीटली मास्टर करना होगा। जब तुम पैचून फिस्ट आर्ट को कंप्लीटली मास्टर कर लोगे तभी मैं तुम्हें स्वर्ड स्टाइल सिखाऊंगा। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है। तो बेखा कहता है जी मास्टर मुझे आपकी बात की समझ आ गई। और इसी के साथ हमारा बेखा जो होता है फिर से वहां पर फाइट के लिए रेडी हो जाता है, जबकि मास्टर सोच रहे होता है कि मुझे लगता है कि वो पिल ने बहुत ही अच्छे से काम किया है। तो मास्टर चोयल उसे कहते हैं कि चलो आ जाओ और मुझे दिखाओ कि तुम्हारी फिस्ट टेक्निक कितनी बेहतर हुई है। तुम्हारा बेखा बड़ी तेजी के साथ मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है।
तो सीन फिर से वहां पर एल्डर के पास पहुंचता है। तो एल्डर अपनी पोती से कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि वो जख्मी नहीं होता। तो हमारी सीओ उनसे कहते हैं कि मुझे क्या पता वो कैसे जख्मी नहीं हो रहा, लेकिन वो मैंने फाइट देखी है उन दोनों की, वो अपने मास्टर के साथ फाइट कर रहा था लेकिन उसे चोट ही नहीं लगती। तो फिर साथ ही उसे कहते हैं कि जब वो दोनों फाइट कर रहे थे तो वहां पर उसकी बॉडी के ऊपर हल्का सा स्क्रैच भी नहीं आ रहा था। तो मास्टर कहता है कि लो मैंने वाकई में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है, मैंने उसे जैमयोंग पिल दे दी थी, वो मेरी बनाई हुई सबसे कमाल की पिल है, और उसके साथ अब जहाँ पर वो लड़का जख्मी नहीं होगा तो सीओ उसका ट्रीटमेंट करने के लिए कैसे जाएगी। तो ग्रैंडफादर जो होते हैं परेशान होकर बैठ जाते हैं, और इसी के साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि मास्टर मेरी उस लड़के के साथ शादी करवाना चाहता है, क्योंकि ग्रैंडफादर जो है वो परेशान है क्योंकि वो यहाँ पर बुढ़े हो चुके हैं और मेरा औरदा ख्याल नहीं रख सकते। लेकिन उनको क्या बताऊं कि वो लड़का पहले से किसी और से प्यार करता है। जब मैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए वहां पर जाती थी और वो बेहोश होता था, उस वक्त वो एक ही नाम पुकारता था, वो किसी राइमी का नाम पुकारता रहता था। इसका मतलब है कि वो किसी और से प्यार करता है। जब वो किसी और से प्यार करता है तो फिर मैं जहाँ पर उसके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ, जहाँ पर उसे फोर्स कैसे कर सकती हूँ। और वैसे भी मुझसे पहले भी वहां पर कोई और है, यानी एमजोंग भी तो है, वो भी तो उसे पसंद करती है, वो भी तो उसे प्यार करती है। आमजोंग ने कहा था कि आज वो उसके लिए सबसे बेस्ट कपड़ा खरीद कर लाएगी, उसके लिए नए कपड़े बनाएगी, और ये सब कुछ वो प्यार में तो कर रही है, और वो ये सब कुछ क्यों करेगी। तो एमजोंग को दिखाता है कि वो बाजार में होती है और वहां पर एक बंदे के पास से कपड़े खरीद रही होती है, और वो काफी सा शर्मा भी रही होती है क्योंकि उसे बेखा के लिए यहाँ पर एक नई ड्रेस बनानी है। उसके पुराने कपड़े फाइटिंग में फट गए थे, इसी वजह से वो उसके लिए नया कपड़ा लेने के लिए आती है और वहां पर एक कपड़ा खरीद लेती है। जब वो कपड़ा खरीद रही होती है, इसी के साथ साइड के ऊपर दिखाता है कुछ गुंडे लोग खड़े होते हैं। एमजोंग जो है वो उन लोगों के पास से भाग कर गई थी और इन लोगों ने जहाँ पर दोबारा से उसे देख लिया, तो वो कहता है ये तो वही लड़की है, अब फाइनली जहाँ पर हमें मिल ही गई है, तो चलो इस लड़की को दोबारा से पकड़ लेते हैं। इस बार ये हमसे भाग कर नहीं जानी चाहिए, दुनिया कितनी ज़्यादा छोटी है, चाहे ये कितनी दूर क्यों ना चली जाए, लेकिन ये हमसे भाग कर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तो वो गुंडे जो होते हैं वहाँ पर से एमजोंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं तुम्हारा बेखा जो होता है प्रैक्टिस कर रहा था, वो अकेले यहाँ पर प्रैक्टिस किए जा रहा होता है, लेकिन उसे यहाँ पर सही से कुछ महसूस नहीं हो रहा था। तुम्हारा बेका कहता है कि मैं यहाँ पर पैचुअन फिस्ट टेक्निक को परफॉर्म तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिस्ट टेक्निक ठीक नहीं है। मास्टर जब पैचुअन फिस्ट टेक्निक को परफॉर्म करते हैं तो उनकी फिस्ट टेक्निक टायरानिकल लगती है, यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक लगती है, लेकिन मेरी फिस्ट टेक्निक वैसी नहीं है, मेरी फिस्ट टेक्निक बहुत ज़्यादा नरम है। ऐसी क्यों है? तो उसके मास्टर ने भी उसे कहा था कि तुम्हारी स्ट्राइक तो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की स्ट्राइक के जैसी है, तुम्हें बस यहाँ पर अपनी टेक्निक को बेहतर बनाना है, सिर्फ और सिर्फ बुक के अंदर से बुक को पढ़कर तुम यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकते, तुम्हें अपना स्टाइल डेवलप करना होगा, तुम्हें यहाँ पर फॉर्म को ब्रेक करना होगा, यानी कि तुम्हें यहाँ पर खुद से इस टेक्निक को ब्रेक करके इसके अंदर से ब्रेक थ्रू निकालकर खुद अपनी टेक्निक को डेवलप करना होगा, तभी तुम इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर पाओगे। तुम्हारे बेखा को इसी लफ्ज की समझ नहीं आ रही होती कि फॉर्म को ब्रेक कैसे करना और कैसे यहाँ पर अपनी टेक्निक डेवलप करनी है, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने मास्टर को टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देखा और वो सिर्फ अपने मास्टर को कॉपी कर रहा था। असल में उसे अपने मास्टर को कॉपी नहीं करना बल्कि उसे अपने लिए एक नई टेक्निक बनानी है। तो इसी के साथ ही जब वहाँ पर खड़ा सोच रहा होता है, हसियो वहाँ पर आ जाती है। हसियो वहाँ पर आने के बाद से कहते हैं कि यंग मास्टर क्या आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? तो वो उसे कहता है कि नहीं मुझे ज़रूरत तो नहीं है। फिर साथ ही वो उसकी बॉडी को चेक करती है और कहती है लेकिन मुझे ग्रैंडपा ने भेजा था तुम्हें चेक करने के लिए। फिर साथ ही वो कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर आज तो एक भी चोट नहीं है, इसका मतलब यह है कि वाकई मुझे आज के बाद यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की मेहरबानी है कि तुम्हारी मेडिसिन मेरे ऊपर काम कर रही है, इसी वजह से अब मैं और ज़्यादा जख्मी नहीं होता। तो सीओ से कहते हैं कि एमजोंग घर वापस नहीं आई। तो हमारा बेका उसे कहता है कि मैंने तो उसे काफ़ी देर से नहीं देखा और वो तुम्हारे साथ ही तो यहाँ पर से निकली थी। तो वो उसे कहते हैं कि वो तो मार्केट में गई थी, उसने कहा था कि वो तुम्हारे लिए कपड़ा खरीद कर लाएगी, यानी कि सुबह के वक्त ही वो हमारे घर से निकल आई थी तुम्हारे लिए यहाँ पर एक कपड़ा खरीद कर लाने के लिए ताकि तुम्हारे लिए कपड़े सिल सके। तो हमारा बेका कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि वो सुबह से निकली और अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची, इसका मतलब यह है कि उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। हमारा बेका बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ बाजार की तरफ चला जाता है ताकि उसे ढूंढा जा सके। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 48 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि एमजोंग के साथ क्या होने वाला है। क्या एमजोंग भी उन्हीं लोगों की तरह मर जाएगी जिस तरह हमारे बेका के सभी करीबी लोग मर जाते हैं।